जो क्लास रहेगी पहले जो वो हमारी कंप्लीट आर्टिकल्स की क्लास रहेगी और इसमें जो है 1 से 395 तक सारे आर्टिकल जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है, और याद रखना पहले तो हम संक्षिप्त में इसका विस्तार देखेंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट के तहत क्वेश्चन भी लगाएंगे। पहले आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद जो है हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक तरफ बात करें तो संविधान, फिर भाग और अनुच्छेद। अगर देखें तो मूल संविधान में पहले जो 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। ये सब प्यारे बच्चों आपके 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए अगर वर्तमान की बात करें तो प्यारे बच्चों 25 भाग हैं और 470 अनुच्छेद हैं। यहाँ पर हम आर्टिकल के साथ जो है प्यारे बच्चों आपके भाग भी स्टडी करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, भाग 1, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र आता है और प्यारे बच्चों इसमें जो है 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं। ठीक है, कितने? तो 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं। अब जैसे अगर बात करें, सबसे पहला आर्टिकल हमारा क्या है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है, अर्थात एक क्या है, यूनियन है। सबसे पहले आर्टिकल में क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है, अर्थात एक यूनियन है। वहीं आर्टिकल 2 की बात करें प्यारे बच्चों, तो संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश है। जैसे कि आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिक्किम को ऐड किया गया था प्यारे बच्चों, कब? तो 16 मई 1975 को जो है प्यारे बच्चों सिक्किम को ऐड किया गया था। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 3 की बात करें या आर्टिकल 3 की बात करें या अनुच्छेद 3 की बात करें तो राज्यों के नाम आते हैं, सीमा क्षेत्र में जो है परिवर्तन करना, ये जो है आपका अनुच्छेद 3 में आता है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, पहले में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, दूसरे आर्टिकल में क्या है, तो संसद द्वारा नए राज्यों को प्रवेश दिया जाएगा, उनकी एंट्री भारत में दी जाएगी। ठीक है, वहीं तीसरा, अगर किसी राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना है तो आपका आर्टिकल 3 यूज होगा। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर समझ सकते हो। सिक्किम जो है, सिक्किम 16 मई 1975 को भारत में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए बात करेंगे भाग 2। भाग 2 में प्यारे बच्चों आपका नागरिकता है। इसमें आर्टिकल जो है वो 5 से 11 तक हैं। कितने हैं आर्टिकल? तो 5 से 11 तक हैं। देखिए भारत में इकहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। और नागरिकता जो है ये ब्रिटेन से ली गई थी। तो कहां से ली गई थी? नागरिकता आपकी ब्रिटेन से ली गई थी। आर्टिकल मैंने 5 से 11 तक बताए। देखिए आर्टिकल 5 की बात करें, अर्थात आर्टिकल 5 की बात करें, तो जब संविधान बना उस समय भारत के सभी लोगों को नागरिकता दी गई। क्या दी गई? नागरिकता दी गई। ठीक है, अनुच्छेद 8 जो है, इसमें विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए विदेश चला जाता है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त नहीं होगी। पहले जो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जिन लोगों को नागरिकता दी गई थी उस समय ऐसा था, जो लोग भारत में रह रहे हैं वो चाहे विदेशी ही क्यों ना हो, उनको नागरिकता दे दी गई थी इस उद्देश्य से कि अगर आप भारत में रहना चाहते हो तो आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश जाने पर, जैसे मान लो कोई आदमी या भारत का कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो क्या ऐसे में नागरिकता समाप्त हो जाएगी? नहीं समाप्त होगी। ठीक है, जब तक, देखिए आर्टिकल 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। कहने का मतलब अगर आप विदेश में रह रहे हो और रहने के बाद आप किसी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हो तो भारत की नागरिकता आपकी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 क्या कहता है? देखिए, देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर भारत देश के अंदर कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हो जो देशद्रोह के अंतर्गत शामिल हो, जो एक ऐसा कार्य हो जो माफी के योग्य ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये बात जो है आर्टिकल 10 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 11 देखिए, अर्थात अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में कानून जो बनाएगा वो केवल गृह मंत्रालय ही बनाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है राज्य को यह अधिकार नहीं है कि नागरिकता के संबंध में आप कानून बना दो। तो नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएगा। ये बात कौन बोल रहा है? तो भाई साहब आर्टिकल 11 कह रहा है, अर्थात अनुच्छेद 11 कह रहा है। तो प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी ये। आगे देखिए, अगर बात करें तो मैं बात करूंगा भाग 3 में। और भाग 3 में जो है पहले बच्चों मूल अधिकार हैं। क्या है? मूल अधिकार, अर्थात ये 12 से 35 तक हैं। कितने हैं? 12 से 35 तक। अब एक बात ध्यान रखना, बात अगर मैं करूं तो 44वें संविधान संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, अर्थात 7 क्षेत्रों में बांटा गया था। परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसमें जो है 6 मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो संपत्ति का अधिकार है वो वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान वो
ए में है या फिर 300 के का आर्टिकल में रख दिया गया है। ठीक है, तो पहले कितने थे? 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। ये बात आप कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करूं मैं तो सबसे पहले नंबर पर है समानता का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन सा जो है वो है तो समानता का अधिकार है। ठीक है, वहीं 2 नंबर पे बात करूं तो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। कितना है? तो 22 तक। फिर तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। पांचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद जो है 29 से 30 में है। ठीक है, छठवां आपका जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में है। कितना है? 32 में है। देखिए कुछ हटा दिए गए, जैसे मान लो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा कौन सा आर्टिकल 31, कौन सा आर्टिकल 31। तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कहने का मतलब है 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे करके आर्टिकल 31 जो है गायब हो गया है। सही है, तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर बात करें, देखिए मैंने क्या बताया था कि मूल अधिकार पहले या आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, उठाए गए हैं। कहाँ से उठाए गए हैं? तो यूएसए के संविधान से उठाए गए हैं। अब देखिए मूल अधिकार की अगर बात करूं तो इनको ही मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे मौलिक अधिकार भी इन्हें ही कहा जाता है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि क्या सर मैग्ना कार्टा इसे ही कहा जाता है? तो हाँ भाई साहब, मैग्ना कार्टा भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहने का मतलब भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसे ही कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स इसे ही कहा जाता है। तो ये बात आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, इसको समझिएगा। क्या? आर्टिकल 13 अर्थात अनुच्छेद 13 अल्पीकार। अल्पीकार का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो अल्पीकार है, देखिए वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाते या उन्हें कम करते हैं, ठीक है, तो अपने असंगत होने की हद तक शून्य माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? शून्य माने जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वही बात करेंगे अब समानता के अधिकार की। समानता का अधिकार आर्टिकल जो है 13 जो आपका 14 से 18 तक है। देखिए अगर बात करूं मैं तो अनुच्छेद 14 की बात करता हूं। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। ठीक है, अर्थात कह सकते हो कि किसी राज्य, भारत के कोई भी राज्य क्षेत्र में हो, किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समान मानना है। ठीक है, यह मानता है, कानून सबको समान मानता है और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि मतलब जो है अमीर हो या गरीब हो या सरकारी अधिकारी हो या गैर सरकारी व्यक्ति, सभी के साथ जो है एक जैसा व्यवहार किया जाएगा और कानून के सामने कोई भी जो है ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वही विधि का मतलब क्या हुआ? कानून के समान संरक्षण। ठीक है, कानून का जो है समान संरक्षण। ठीक, आगे देखिए बात करेंगे अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है सब जातियों को समान माना जाएगा, सब धर्मों को समान माना जाएगा, सब लिंगों को समान माना जाएगा और किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो ठाकुर पंडित ही क्यों ना हो। फिर देखिए बात करेंगे अनुच्छेद 17 में, इसमें जो है अस्पृश्यता का अंत है। किसका अंत है? पहले तो आप कहोगे सर अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अस्पृश्यता है क्या? अस्पृश्यता है क्या? तो आप कहोगे छुआछूत। क्या कहोगे आप? छुआछूत। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हो कि भारत में जो है छुआछूत का अंत हो गया है। वो एक अलग बात है कि कहीं कहीं आज भी तुम्हें अपवाद देखने को मिल जाएगा। अगर आदमी अनपढ़ है तो छुआछूत को मानेगा, पढ़ा लिखा आदमी छुआछूत को नहीं मानता, वो सबको समान मानता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अब छुआछूत को जो है भारत से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। कहने का मतलब है जितनी भी उपाधियां थी, जैसे राजा महाराजाओं की उपाधियां थी, इन सबको जो है खत्म कर दिया गया। अब केवल शिक्षा संबंधी उपाधियां जो है आपके पास रह गई हैं। राजा, महाराजा, राय साहब, बहादुर साहब, इन सबको जो है पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे ये बात करेंगे। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 19 से 22 तक है। सही है, कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए यहाँ बात करें तो अनुच्छेद 19 सभी तरह की स्वतंत्रताएं हैं। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं आपके पास? देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता,
बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने का अधिकार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सारी स्वतंत्रताएं आपको मिली हुई हैं, सारी स्वतंत्रताएं आपको मिली हुई हैं। देखिए पहले जो था जम्मू और कश्मीर में जो है हम जमीन नहीं ले सकते थे, लेकिन 2019 में बीजेपी की सरकार ने उसको जो है भारत में पूर्ण रूप से शामिल करने के बाद एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया है। तो अब जो है हम वहां पर भी संपत्ति खरीद सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 क्या कहता है कि सभी तरह की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। वही बात करें तो अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो देखिए इसमें 3 स्वतंत्रताएं हैं। कौन सी? एक गलती की एक सजा, ठीक है, एक गलती की एक ही सजा। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कोई अपराधी है, उसे एक बार 3 साल की सजा दे दी गई किसी केस के लिए, तो उसे क्या दोबारा 5 साल की सजा दे देंगे? नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, सजा वर्तमान कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि जो कानून बदल दिया गया हो उसके आधार। मान लो कोई बच्चा मर्डर कर देता है, क्या कर देता है? मर्डर कर देता है। अब मर्डर कर दिया गया और मान लो मर्डर उसने किया 2025 में, ठीक है। और जो है 2025 में ही एक बिल आया और ये बोल दिया गया कि ये बिल लागू होगा 2026 में। अब उस मर्डर में जो है 2025 के अनुसार सजा थी 3 साल की। कितने साल की सजा थी? 3 साल की। और बिल आया 2025 में और बोला गया कि लागू करेंगे 2026 में, तो उसे कितने साल की सजा होगी? 3 साल की। अब मर्डर की सजा यहाँ पर 2026 में जब वो कानून में बदलाव किया गया तो यहाँ पर सजा हो गई 5 साल की। कितने साल की? 5 साल की। तो आप ये समझ लो कि वो जो व्यक्ति मर्डरर था उसको 3 साल की सजा मिलेगी, ना कि 5 साल की। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, अनुच्छेद जो है 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात निजता का अधिकार, ठीक है। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें केवल जीवित रहना ही नहीं बल्कि गरिमा और अर्थपूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल होता है, ठीक है। देखिए बात करें अगर आर्टिकल 21 का अर्थात ए, देखिए अनुच्छेद 21 का या ए क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आर्टिकल जो है आपको बताता है। और इसमें जो है 2002 में कुछ प्रावधान जोड़े गए थे, ठीक है। अनुच्छेद 22, कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और कारावास से संरक्षण आपको मिल सकता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, ठीक है। कुछ स्थितियों का मतलब क्या हुआ आप ये समझ लो। कहने का मतलब ऐसा कह सकते हो कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और नजरबंदी से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाने प्लस वकील से परामर्श करने के अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के अधिकार शामिल है। हालांकि निवारक नजरबंदी के लिए कुछ अपवाद भी होते हैं। तो यहाँ पर आपने स्वतंत्रता के अधिकार को समझा। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे आगे। देखिए अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद जो 23 है अर्थात आर्टिकल 23, ये मानव तस्करी और जबरन श्रम के लिए जाता है। अर्थात जो है मानव तस्करी और जबरन श्रम जो है ये कानून के विरुद्ध है और यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो कानून के अनुसार इसे जो है दंड दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार का, चाहे कोई जाति हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 23 के अनुसार। आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को खदानों और कारखानों में काम करने से रोकना। अगर कोई कंपनी या किसी घर पर भी, चाहे कोई कंपनी हो या किसी घर पर भी हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर 14 साल से कम का बच्चा 14 साल से कम का बच्चा अगर काम करता हुआ पाया गया तो ये समझ लो ये बहुत बड़ा अपराध है। कहने का मतलब नाबालिगों से आप कार्य नहीं करा सकते। तो ये दो जो आर्टिकल आपने यहाँ पर देखे ये सब शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएंगे। इसमें 2 आर्टिकल आते हैं 23 और 24, ठीक है। चलिए आगे यहाँ बात करेंगे। चलिए अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करें आर्टिकल 25 की अर्थात अनुच्छेद 25 के अंतःकरण आता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 की बात करें तो ये धार्मिक शिक्षा के लिए न जाना, अर्थात इसको समझिएगा कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता का प्रावधान तो है, परंतु ये समझ लीजिए कि किसी भी संस्थान में धार्मिक सिंगल शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे मान लो कोई इस्लाम धर्म का स्कूल या मदरसा ले लो, तो मदरसा में केवल उर्दू ही नहीं सिखाई जाएगी, हिंदी इंग्लिश मैथ का भी प्रावधान होता है, बशर्ते दबाव ज्यादा होता है।
मैं ये बात कहूंगा कि शायद उसमें दबाव ज्यादा होता है, क्योंकि मदरसों के बच्चे जो होते हैं, मैंने ये महसूस किया है कि उन बच्चों को जैसे हिंदी इंग्लिश में उतना ज्ञान नहीं होता जितना उनको शायद इस्लाम के बारे में सिखाया जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, करेंगे अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें आर्टिकल 2 हैं 29 और 30, और ये है हमारा 5वां मौलिक अधिकार। कौन सा? 5वां। ये वाला था हमारा 4था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 29 और 30 है। तो एक बात समझ लीजिएगा, इसमें मैंने आर्टिकल 30 में क्या बताया? अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। ठीक है, और सरकार उसे जो है अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुदान का मतलब जिस प्रकार से मतलब नॉर्मल स्कूल में यूपी बोर्ड वगैरह जो नॉर्मल स्कूल होते हैं इनमें जैसे अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है, वैसे ही मदरसों में भी दिया जाएगा। ठीक है, वो चाहे मदरसा का आपका मदरसा हो, चाहे संस्कृति विश्वविद्यालय हो। ठीक है, अर्थात जिसको आप कहते हो संस्कृत विश्वविद्यालय या विद्यालय कोई भी हो, मतलब सबके लिए सरकार जो है बराबर अधिकार रखेगी। अगला बात करेंगे आर्टिकल आपका 32 है, समझिएगा आर्टिकल 32, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बात ध्यान रखना, ये है हमारा कौन सा नंबर? तो ये है 6वां। ठीक है, कौन सा? 6वां। बशर्ते इसमें एक ही आर्टिकल है। कौन सा? 32। केवल एक ही आर्टिकल है 32, मगर मैटर इसका समझिए, इसकी बात समझिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन सा? अनुच्छेद 32। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो भाई साहब अम्बेडकर साहब ने इस आर्टिकल को जो है हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? हृदय और आत्मा। किसका? तो संविधान का। क्वेश्चन करता है किस आर्टिकल को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है? संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है, तो आप कहोगे 32 को। दूसरी बात समझिए, देखिए इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक। अर्थात मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आप कहोगे जो हमारा आर्टिकल 32 है वो है मूल अधिकारों का संरक्षक। क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये सारी जो है रिट आप दायर कर सकते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात आपको यहाँ ध्यान देनी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब होता है इसका? देखो, शरीर को प्रस्तुत करना। कैसे? देखिए, आप ऐसा कह सकते हो कि जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, अन्यथा हिरासत में लेने वाला अधिकारी जो होगा उस पर ठोस कार्रवाई होगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस प्रकार से आप कह सकते हो। देखिए आर्टिकल 33, मूल अधिकार को सीमित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर जो है नजर रखना। कहने का मतलब है जैसे उदाहरण ले लो सेना, मीडिया, आप कह सकते हो कि संसद को ये अधिकार है, ठीक है, कि वे कुछ विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों जैसे सशस्त्र बल है, पुलिस बल है, खुफिया एजेंसियों के सदस्य आदि के मौलिक अधिकारों को उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन और अनुशासन बनाए रखने के लिए सीमित या प्रतिबंधित कर सके। इसका उद्देश्य इन सेवाओं की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाना और व्यवस्था बनाए रखना है जिससे उनके कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। तो ये बात आप ध्यान रखना। ये आर्टिकल जो है 33 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आर्टिकल 34, भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। अगर कोई आपदा स्थिति ऐसी दिखी कि मतलब मान लो ऐसे कह सकते हो आप कि किसी क्षेत्र में लागू हो जाए मार्शल लॉ, ठीक है, कौन सा लॉ? मार्शल लॉ। अब किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि मार्शल लॉ लागू हो गया। अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो उस दौरान व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के लिए राज्य के अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों को कानूनन मान्यता दी जाएगी और उन्हें क्षतिपूर्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आप कह सकते हो। यह अनुच्छेद संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार देता है जो मार्शल लॉ के दौरान किए गए कामों के लिए सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो पहले जो ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो मार्शल लॉ के लिए कौन सा आर्टिकल काम करेगा? तो 34। अगला देखिए, आइए अब देखिए बात करेंगे भाग 4। भाग 4 है आपका, भाग 4 है, हमने आपको पीछे जो है 3 करा दिए हैं।
देखिए भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है। देखिए एक बात ध्यान रखना, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 37 जो तत्व होते हैं इसमें न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, ठीक है। आप कह सकते हो नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, जिसका अर्थ है कि नागरिक सीधे इन सिद्धांतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं और सरकार को कानून बनाने में इसका ध्यान रखना होता है, ठीक है। राज्य का ये कर्तव्य है कि वह कानून और नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करें। इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना और सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय व आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना है। देखिए अनुच्छेद 39 का अर्थात 39 का 1 की अगर मैं बात करता हूं, इसमें जो है निशुल्क विधि सहायता है। निशुल्क विधि सहायता है किसके लिए, ये समझ लो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं समाज के जो गरीब हैं, कौन प्यारे बच्चों, जो गरीब हैं और कमजोर वर्ग, ठीक है, तो उन दो लोगों के लिए गरीब और कमजोर वर्ग, जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है, अर्थात उनके लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है और सभी के लिए समान अवसर पर आधारित न्याय सुनिश्चित करता है, जिससे आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे। ये राज्य पर यह कर्तव्य डालता है कि वह उपयुक्त विधान और योजनाओं के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। देखिए आर्टिकल 40 क्या कहता है, इसमें जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, ये प्यारे बच्चों भारत में केवल गोवा में ही लागू है, ठीक है। ध्यान रखना गोवा में प्यारे बच्चों ये 1961 को ही लागू हो गई थी, लेकिन इस समय अगर मैं कहूँ सबसे पहले नंबर पर कौन है, केवल गोवा था प्यारे बच्चों। लेकिन अभी क्या चला है, 2025 में मैं आपको क्लास करा रहा हूँ। कब क्लास करा रहा हूँ, ये 2025 में क्लास करा रहा हूँ। तो अब ना ये अब जो है ये आपका उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। कहने का मतलब है हमारे यूके में भी लागू हो गया। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि केवल गोवा में लागू है, अब ये लागू हो गया 2 राज्यों में। कितने राज्यों में? 2 राज्यों में जो है आपका ये लागू हो गया है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे समझिए, बात करेंगे अनुच्छेद आपका 45 की। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, यह आर्टिकल 45 कहता है। आर्टिकल 46 अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी, एससी और एसटी जातियों के आर्थिक और शैक्षिक हितों की उन्नति, यह आपका आर्टिकल 46 देता है, ठीक है। मतलब जो है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो है शैक्षिक हितों और आर्थिक हितों के लिए इसमें सरकार कुछ प्रावधान देती है। आर्टिकल देखिए 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान जो है आपका आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 अर्थात 51 अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिकल 51 का जो कर्तव्य है वो भारत की विदेश नीति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है और शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सहयोग पर बल देता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बात करेंगे भाग 4 का। इसमें प्यारे बच्चों मूल कर्तव्य है, ठीक है। भाग 4 का काम है क्या है, तो मूल कर्तव्य है, जिसमें एक आर्टिकल कार्य करता है 51 नंबर, ठीक है। और इसे हम मौलिक कर्तव्यों के रूप से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 51 का की अगर बात करें तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था। और ये कहां से लिया गया, तो ये ध्यान रखना ये रूस से लिया गया है, अर्थात रसिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जो है इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कुछ ऐसे हैं। मान लीजिए जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्या, तो राष्ट्रगान और जो है प्यारे बच्चों आपका राष्ट्रध्वज इनका जो है सम्मान करना सिखाता है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना और उनका पालन करना। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। चौथा, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना है।
पांचवा, सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, कहने का मतलब है भाईचारा पैदा करना होता है। ठीक है, आगे अगर मैं छठवें की बात करूं तो सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली जो है परंपरा को महत्व देना होता है। फिर मैं बात करूं आगे सातवां, तो ये पर्यावरण की रक्षा करना है। आठवां जो है वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, नवां जो है फिर ये सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित और हिंसा से दूर रखना है। 10वां जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना होता है। अगला जो है आपका आखिरी 11वां, 6 से 14, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए पहला वाला तो मैंने बताया आपको, और फिर जो है आपका 11वां, इसमें क्या है कि 6 से 14 साल, कितना, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया है, कब, तो मैंने बताया आपको 2002 में जोड़ा गया है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि 51वें आर्टिकल में जो है 2002 में क्या जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप कहोगे कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए चीजें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ मूल कर्तव्य आपको समझ में आ गए होंगे। मूल कर्तव्य को ही प्यारे बच्चों जो है आपका मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। चलिए बात करेंगे भाग 5 की। भाग 5 जो है ये यूनियन से संबंधित है, अर्थात संघ से संबंधित है। इसमें 52 से 151 तक आर्टिकल है। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति का आर्टिकल आता है प्यारे बच्चों, जिसमें 52 से 61 तक है। और यहाँ पर जो है हमने ट्रिक का प्रयोग किया है, क्या, पकानिको का द्वयोदशम, क्या, पकानिको का द्वयोदशम। प्यारे बच्चों ये ट्रिक बड़ी शानदार ट्रिक है। ठीक है, बड़ी शानदार ट्रिक है जिसमें हम प्रयोग करते हैं पकानिको का द्वयोदशम। देखिए पकानिको का द्वयोदशम। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, म जो है प्यारे बच्चों अंत वाला जो है म, ये आर्टिकल 61 है और इसमें जो है महाभियोग है। क्या है, महाभियोग। ये मैंने वहां नहीं नोट किया इसलिए यहां बता दे रहा हूं। तो माँ वाला क्या हो जाएगा, महाभियोग, क्योंकि ट्रिक में लगा हुआ है ना दशम, तो दशम। ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 52 नंबर में क्या है फिर, तो पद है राष्ट्रपति का। ठीक है, किसका पद है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर दूसरा 53 नंबर कार्यपालिका का प्रधान होगा, कहने का मतलब है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां होंगी इसमें। 54 नंबर में पहले जो निर्वाचन होगा, कहने का मतलब है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 55 नंबर जो है ये चुनाव, जो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका होगा, अर्थात कोटा होगा, रिक्ति जो होगी उसके लिए है। 56 नंबर जो है इसमें पहले जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, और कार्यकाल मेरे ख्याल से जो है ये आपका 5 साल का है, ख्याल से क्या कंफर्म है, ठीक है ना, 5 साल का कार्यकाल होता है पहले जो राष्ट्रपति का। फिर देखिए 57 नंबर में दोबारा निर्वाचन, अर्थात पुनः निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। वहीं 58 नंबर जो है ये योग्यता से संबंधित है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यता कितनी रहनी चाहिए। फिर देखिए 59 नंबर जो है ये दशाएं और शर्तें, कहने का मतलब है राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें होंगी वो 59 नंबर आर्टिकल में होंगी। 60वां जो है ये फिर जो आपको शपथ के लिए है, कहने का मतलब है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का, या प्रतिज्ञान कह सकते हो, शपथ को ही प्रतिज्ञान भी बोला जाता है। आर्टिकल 61 मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। हालांकि एक आर्टिकल और समझ सकते हो आप जिसका नाम है 62 जो है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का एक समय होता है। ठीक है, समय होता है। अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसे समझिए, कार्यकाल तो मैंने आपको बता दिया है कि जो है 5 साल का होना चाहिए, लेकिन याद रहे भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु, क्या, न्यूनतम जो आयु होगी, न्यूनतम आयु होगी जो, वो आपकी प्यारे बच्चों 35 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 साल तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आर्टिकल कौन कहता है, तो 58 कहता है। कौन सा आर्टिकल, 58 आर्टिकल जो ये बात कहता है योग्यता के अंतर्गत। वहीं इसकी जो है सेवानिवृत्त की आयु नहीं है। ठीक है, ये भाई आपको ध्यान रखना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये भी आप समझिए। जो शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है प्यारे बच्चों, वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो आप कहोगे मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको आर्टिकल में ही क्लियर कर दिए प्यारे बच्चों, आर्टिकल में ही क्लियर कर दिए। सही है, आगे आ जाओ। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे अब हम उपराष्ट्रपति की। किसकी बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की। तो समझिएगा एक बात, यहाँ मैंने ट्रिक आपको बता रखी है, उसका निकास सनी। कैसे, तो देखिए उ स, यहाँ स का नी
नी। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के जो आपके आर्टिकल है वो सारे हम ट्रिक से समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल जो है आपका 63 उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख करता है, ठीक है। 64 जो है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना जो है ये आर्टिकल 64 कहता है। 65 अर्थात 65वां राष्ट्रपति के न होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाना तय है, ठीक है। फिर देखिए 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। 68 उपराष्ट्रपति के पद रिक्तियों को भरने का समय है। 69 उपराष्ट्रपति की शपथ है, ठीक है। 70 राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित प्रावधान है। याद रहे उपराष्ट्रपति के ही है, यहाँ पर उप आएगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित प्रावधान इसमें आएंगे। अब एक बात समझिएगा, जो उपराष्ट्रपति की उम्र होनी चाहिए वो 35 साल, कितनी 35 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 35 साल होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं कहूं जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है 5 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है, ठीक है। आगे अगर समझूं जो आर्टिकल आपका 69 है इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाने का काम होता है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। तो राष्ट्रपति को कौन, तो मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति को कौन, तो राष्ट्रपति जो है गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उपराष्ट्रपति के आर्टिकल समझ लिए। आगे देखिए बात करते हैं आगे आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है इसमें, ठीक है। इनके पास ये पावर है, क्या पावर है कि राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं या उसे निलंबित कर सकते हैं, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं या अर्थात कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद भी बनाया जाता है। 75 जो है प्यारे बच्चों ये आपका मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध देता है, ठीक है। फिर देखिए अनुच्छेद 72 महान्यायवादी, महान्यायवादी कौन होते हैं, महान्यायवादी जो है आपके भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। कौन होता है, तो आप कहोगे कि प्रथम विधिक अधिकारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर सकता है कि प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, तो आप कहोगे महान्यायवादी। और महान्यायवादी को ही जो है अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वह सुप्रीम कोर्ट सहित सभी न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखता है और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, इस पद के लिए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता प्राप्त होनी चाहिए, यानी वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल जज रहा हो या 10 साल वकील रहा हो या फिर राष्ट्रपति की नजर में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता रहा हो। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए 79 की बात करें तो इसमें 79 आर्टिकल में संसद आती है प्यारे बच्चों, संसद। अब तो भारत में पुरानी संसद भवन बन चुके हैं, वरना जो नई संसद भवन बनी थी उसकी नींव प्यारे बच्चों 1921 में रखी गई थी। 1921 में नींव रखी गई थी और भाई साहब 1921 से 27 तक उसमें काम चला था। और 18 जनवरी, मैं आपको डेट बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, 18 जनवरी 1927 को, भाई साहब कब, तो 18 जनवरी 1927 को, ये समझ लीजिए आपके जो लॉर्ड इरविन थे, कौन थे, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने जो है इसका उद्घाटन किया था, जबकि भारत की निर्वाचित संसद का गठन जो हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। अब अगर बात करूं तो इसका डिजाइन किसने किया था फिर बच्चों, इसका इस संसद का डिजाइन किसने किया था, तो डिजाइन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, डिजाइन में आपको याद रखना है नाम एडविन लुटियंस। क्या नाम याद रखोगे, एडविन लुटियंस। और दूसरा एक और थे प्यारे बच्चों, एक और थे सर हर्बर्ट, क्या नाम था उनका, सर हर्बर्ट और बेकर। बेकार नहीं है प्यारे बच्चों, बेकर है, ठीक है, बेकार मत करना। तो इस प्रकार से आप इस बात को ध्यान रख सकते हो। मैं अगर कहूं भारत में नई संसद भवन का निर्माण कब हुआ था,
कौन सी वाली का प्यारे बच्चों? नई। तो आप जानते हो कि इसका जो काम शुरू हुआ था वो 2020 में शुरू हुआ था। काम कब शुरू हुआ था? तो आप कहोगे 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन कंप्लीट कब हुई? तो 2000 ये आपकी 23 में कंप्लीट हुई थी। कब कंप्लीट हुई थी? 2023 में कंप्लीट हुई थी। प्यारे बच्चों 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है मतलब स्थापना का मतलब उद्घाटन किया गया था, सॉरी उद्घाटन किया गया था, क्योंकि स्थापना तो यहाँ पर की गई होगी कहीं। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो। और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। कौन सा? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना का हिस्सा है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल जो है आपका, आर्टिकल जो है 80 अर्थात राज्यसभा का वर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक एक याद रखना तीनों के लिए प्यारे बच्चों, सरला, ठीक है। क्या ट्रिक याद रखोगे? सरला। सरला से क्या कहोगे आप? सरला से क्या कहोगे वो समझ लो आप थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, सरला, सरला। देखिए सा से क्या हो जाएगा? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या हो जाएगा? संसद, ठीक है। फिर 80 में क्या हो जाएगा? रा से हो जाएगा राज्यसभा। फिर 81 में क्या हो जाएगा आपका? लोकसभा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ट्रिक याद रखते हो बहुत अच्छी बात है। वही बात करें तो अनुच्छेद 100 ये प्यारे जो गण पूर्ति अर्थात कोरम है, ठीक है। गण पूर्ति अर्थात कोरम है। गण पूर्ति होती क्या है? कोरम होता क्या है? तो समझ लो, संसद के सदनों में मतदान की प्रक्रिया, रिक्तियों के बावजूद सदन की कार्य करने की शक्ति जो है गण पूर्ति या कोरम से संबंधित है। इसमें ये बात बोली गई है कि प्रत्येक सदन में निर्णय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होंगे, ठीक है। और मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष या सभापति निर्णायक मत डालेंगे। अगर बराबर काउंटिंग हो गई, मान लो एग्जाम्पल ले लो कि 10-10 हैं दोनों के, तो वो फिर जो है ऐसी स्थिति में अध्यक्ष या सभापति निर्णायक मत डालेंगे। साथ ही सदन में कामकाज के लिए गण पूर्ति का होना आवश्यक है, जो कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, अगला आर्टिकल है आपका प्यारे बच्चों 108 संयुक्त अधिवेशन के लिए, ठीक है। फिर देखिए अनुच्छेद 110 ये आपका धन विधेयक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये जितने भी हैं यहाँ पर ना, ये जो आपको इस पेज में दिख रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ जाता है, जैसे यूपीएसआई में तो भर भर के पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला बात करें भाग 5। भाग 5 जो है ये यूनियन संघ अर्थात आप कह सकते हो 52 से 151 में तो हम चल ही रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पर अनुच्छेद 112 बजट के लिए है, ठीक है। अनुच्छेद 112 बजट के लिए है। देखिए अगर मैं बात करूं तो बजट के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा, ठीक है। कहने का मतलब है बजट होता क्या है। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या कि बजट जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है, पहले तो ये समझ लो। और इसका निर्माण फ्रांसीसी शब्द बूजे से हुआ है। किससे? बूजे से हुआ है। और बूजे का अर्थ क्या है? तो चमड़े का थैला। किसका थैला? तो आप कहोगे चमड़े का छोटा थैला, ठीक है। तो चमड़े का छोटा थैला। अब इसको नाम चमड़े का छोटा थैला क्यों दिया गया, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसका नाम चमड़े का छोटा थैला इसलिए दिया गया था प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए 1773 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1773 ईस्वी की बात है। 1773 में ब्रिटिश जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था रॉबर्ट वालपोल, ठीक है। क्या नाम था? वालपोल लिखना, ठीक है। रॉबर्ट वालपोल जो थे देश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा चमड़े के एक बैग में रख कर लाए थे, जिसके कारण इसे बजट कहा जाने लगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, भारत में सर्वप्रथम बजट जो है 1860 को डेट है इसकी टोटल, ये आपके 18 फरवरी 1860 को बजट प्रस्तुत करने के लिए एक आदमी थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था प्यारे बच्चों? नाम याद रखना, जेम्स विल्सन, ठीक है। तो जेम्स विल्सन ने को जो है जाता है, उस समय भारत में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था, इसलिए विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? क्या? तो आप कहोगे सर भारतीय बजट का जनक। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय बजट का जनक किसे कहते हैं, जनक किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि विल्सन को कहा जाता है। पूरा नाम मैंने आपको क्या बताया? जेम्स विल्सन। पूरा नाम क्या बताया? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। आप हमें कमेंट में एक जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, जो जितने भी लोग देख रहे हो, जवाब ये दीजिए कि 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट आया था और ये बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
ठीक है, ये बताइए आप, क्या कहा मैंने? 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री के द्वारा रखा गया था, उनका नाम क्या था? ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। तो देखिए आर्टिकल जो है आपका 116 ये लेखानुदान के लिए है। आर्टिकल 117 पैरो जो ये इसमें वित्त विधेयक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो है 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, या राष्ट्रपति का अध्यादेश है। ठीक है, अनुच्छेद 124 इसमें एससी के गठन की चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 129 इसमें अभिलेखों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो है 137 इसमें न्यायिक पुनरावलोकन है, पुनरावलोकन है प्यारे बच्चों। ठीक है, पुनरावलोकन। अनुच्छेद 148 सीएजी के पद की चर्चा, सीएजी। देखिए अगर सीएजी की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, आप क्या कहोगे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहने का मतलब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। सही है, चलिए आगे देखिए बात करेंगे भाग 6 की। किसकी बात करेंगे? भाग 6 की। और इसमें जो है राज्यों का वर्णन किया गया है। 152 से लेके पैर 237 तक है, 152 से 237 तक। तो यहाँ ध्यान रखना, सबसे पहले मैं राज्यपाल की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? राज्यपाल की बात करूंगा। तो पैर बच्चों यहाँ पर ट्रिक्स का प्रयोग हमने किया है। ठीक है, किसका प्रयोग किया हमने? ट्रिक्स का प्रयोग किया है। तो देखिए ट्रिक क्या है? राजा का नाक योगा से साफ, इतना याद रखना, राजा का नाक योगा से साफ। ठीक है, तो राजा का नाक योगा से साफ। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है। ठीक है, अनुच्छेद 154 इसमें कार्यपालिका आती है। अनुच्छेद 155 नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति आती है। और अनुच्छेद 156 कार्यकाल आता है। अनुच्छेद 157 योग्यताएं आती हैं। अनुच्छेद 158 शर्तें आती है। अनुच्छेद 159 शपथ आते हैं। ठीक है, और ध्यान देना एक बात को, ध्यान ये देना कि अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आती है। ठीक है, अब आप एक बात कहोगे कि सर आपने 59 बता दिया, 60 क्यों नहीं बताया? 60 क्यों नहीं बताया? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लो। देखिए राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, कौन सा? आर्टिकल जो 160 है बच्चों, ये राष्ट्रपति को एक ऐसा अधिकार देता है कि यदि किसी राज्य में कोई ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो जाए जो संविधान के अन्य प्रावधानों में वर्णित न हो, तो राष्ट्रपति उस स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जो उनका मन हो, अर्थात जो उन्हें उचित लगे ऐसा प्रावधान कर सकते हैं। अब कुछ फैक्ट इसके समझिए। देखिए अनुच्छेद 157 ये कहता है कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष तो उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कार्यकाल की बात करूं प्यारे बच्चों, तो कार्यकाल तो राज्यपाल का 5 वर्ष का ही होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन एक फैक्ट है, फैक्ट क्या है? लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा उन्हें किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है, चाहे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझिए। देखिए जो आर्टिकल 159 है, आर्टिकल 159 है, ये कहता है कि जो जिस राज्य में होंगे उस राज्य के उच्च न्यायालय, कौन? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। कौन दिलवाएंगे? तो ये बात याद रखनी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलवाएंगे। तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए आर्टिकल 165 राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, आर्टिकल 213 अर्थात 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की पावर, अर्थात अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। फिर देखिए अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होना आवश्यक है। अगर मैं बात करूं सन 2025 की, फिलहाल अभी की, तो भाई साहब अभी तो भारत में देखो कितने 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर 28 राज्य हैं। और वहीं यूटी कितनी है? तो 8, मतलब आप यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 8 भाई साहब यूटी हैं, अर्थात 8 जो है हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब एक बात समझिए, अब यहां पर आप आर्टिकल लगाइए, कौन सा? 214। तो आर्टिकल 214 ये कहता है, क्या कहता है? कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक है, यही तो होना चाहिए। लेकिन अभी 2025 की अगर मैं बात करूं तो भारत में मात्र 25 जो है उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 ही उच्च न्यायालय हैं। अभी एक बात ध्यान दीजिए,
कि 214 ने तो ये बात चिपका दी आपके पास कि भाई ऐसा है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो, लेकिन जो अनुच्छेद भाई साहब है एक और अनुच्छेद एक और है वो समझ लीजिए। जो अनुच्छेद आपका 231 है, कौन सा है 231 है, वो ये कहता है कि वो ये भी प्रावधान करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। कहने का मतलब है मान लो जैसे एक राज्य, एक ले लो पंजाब, क्या ले लो, एक ले लो पंजाब, और फिर जो दूसरा ले लो आप हरियाणा, ठीक है हरियाणा। तो अब यहाँ एक बात समझिए, क्या समझिए, पंजाब और हरियाणा में जो है एक ही उच्च न्यायालय है, कौन सा, तो आप कहोगे सर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, कौन सा है, तो आप कहोगे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय जो है ये पंजाब और हरियाणा के लिए, यही नहीं आप ये भी कह सकते हो महाराष्ट्र और गोवा, इन दोनों का क्या है बॉम्बे उच्च न्यायालय, ठीक है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्य भी एक साझा उच्च न्यायालय साझा करते हैं, जैसे असम है, नागालैंड है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनका क्या है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल जो है 231 बोलता है हमसे, ठीक है। आगे देखिए, अगर बात करूं मैं, अगला आर्टिकल जो है 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। फिर देखिए 226 उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। फिर देखिए 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो फिर भी ये वाले फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। चलिए आगे आ जाओ। देखिए भाग 7 की बात करें, किसकी, भाग 7 की अगर मैं बात करूं तो एक बात ध्यान दीजिए। तो 7वें में देखिए 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे जो है फिर जो निरस्त कर दिया गया, कहने का मतलब खत्म कर दिया गया। इसमें आर्टिकल कौन सा था, तो आप कहोगे सर 238 नंबर, अर्थात 238 आर्टिकल जो था इसे खत्म कर दिया गया। देखिए बात करेंगे भाग 8 की, ठीक है। भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, अनुच्छेद 239 से लेके 42 तक। अब यहाँ आप समझिएगा, यहाँ अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, अभी पीछे मैंने बताया था आपको। अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। बात करेंगे भाग 9 की, पंचायतें आती हैं इसमें, कितनी पंचायतें आती हैं। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 243 से ओ तक है, ABCDFGHIJKLMNO तक है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। देखिए 243 का ए, इसमें ग्राम सभा का वर्णन किया गया है, ठीक है। 243 का बी, पंचायतों का गठन किया गया है। एक और काफी इंपॉर्टेंट है जिसे आप कहते हो 243 का जी, उसे समझ लो। जो 243 का जी है ना प्यारे बच्चों, ये पंचायतों की शक्तियों, क्या इसमें पंचायतों की शक्तियों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये, तो पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है, जो उन्हें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने और लागू करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, बात करेंगे आप, आगे बात करेंगे भाग 9 का, ठीक है। कौन सा, तो आप कहोगे भाग 9 का। भाग 9 का जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिका से। 243 पी से लेके 243 ZG, ठीक है। अब देखिए इसमें बात करें तो वर्ष 1992 में संविधान में जो है कौन से नंबर का था, तो 74वां संशोधन था, जो 1 जून 1993 को जो आपका लागू हुआ। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों पर आधारित है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। यही नहीं, इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। कौन सी, तो आप कहोगे 12वीं अनुसूची भी इसी के कारण जोड़नी पड़ी थी, ठीक है। चलिए भाग 10 की बात करूं तो भाग 10 देखिएगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, कहने का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है। SC और ST क्षेत्र जो है इसमें आते हैं। 244 ए तक है, 244 से 244 ए में। अब एक बात ध्यान दीजिए, अनुच्छेद अगर 244 ए की बात करें और 6ठी अनुसूची में प्यारे बच्चों इनके लिए थोड़ा सा वर्णन है। देखिए ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो भाग आपका 10 है। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे भाग 11 की। तो भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ठीक है। और आर्टिकल इसमें 245 से लेके 263 तक हैं। देखिए 249 आर्टिकल,
आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का अधिकार। देखिए, अगर राज्य सूची में कोई परिवर्तन करना है तो उसमें जो कानून कौन बनाएगा, तो संसद ही बनाएगा, भले ही वो राज्य सूची के विषय क्यों ना हो। ठीक है, वहीं बात करेंगे आर्टिकल 253 की, तो संसद को राज्यों में अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, किसको, तो संसद को। फिर देखिए अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 262 नदियां राज्य सूची का विषय हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नदियों में जो है सबका कंट्रोल होता है, इसीलिए जो है ये राज्य सूची का विषय होता है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय जो है परिषद, अंतरराज्यीय परिषद जो होती हैं वो आर्टिकल 263 के अंतर्गत कार्य करेंगी। तो ये 4 आर्टिकल जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं भाग 11 में। भाग 12 बात करें प्यारे बच्चों, तो ये वित्त, संवित्त, संविदाएं, वाद विवाद इसमें आते हैं। तो ये 264 से लेकर 300 आर्टिकल तक हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल जो है आपका 266 ये संपत्ति संचित निधि का है। ठीक है, संचित निधि। बात अगर करूं संचित निधि की, तो देखिए आर्टिकल 266 के तहत भारत सरकार का मुख्य केंद्रीय वित्तीय भंडार है, जहां सभी सरकारी राजस्व जैसे कि कर, ऋण और गैर कर आय जमा होते हैं, और जहां से संसद की पूर्व अनुमति से ही सभी सरकारी खर्च किए जाते हैं। ये देश के सार्वजनिक वित्त की रीढ़ है। आप ये समझ लो कि अगर क्वेश्चन करता है कि वित्त की रीढ़ किसे कहते हैं या वित्त की रीढ़ किस आर्टिकल को कहते हैं, तो प्यारे बच्चों वित्त की जो रीढ़ होती है वो आर्टिकल आपका 266 है। ठीक है, और इसके तहत राष्ट्रपति, न्यायाधीशों और संसद के सदस्यों के वेतन जैसे भारतीय व्यय भी किए जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए अगला आर्टिकल आता है हमारा अनुच्छेद 267 267 आकस्मिक निधि। ठीक है, ये क्या है ये समझ लीजिए। आप ऐसा कह सकते हो कि एक बचत कोष है जो अप्रत्याशित वित्तीय संकटों या आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अलग रखा जाता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर नौकरी छूटना, बीमारी या कार का खराब होना जैसी स्थितियों में काम आती है। ठीक है, और सरकारी स्तर पर बाढ़, दंगे या आतंकवादी हमलों जैसी राष्ट्रीय आपात। तो ये मैं चूंकि कार का तो ये मैंने बता दिया कि व्यक्तिगत स्तर पर। ठीक है, जैसे आप खुद के लिए स्टोर करते हो ना कि बैंक में पैसा जमा कर दिया, ऐसे ही जो है सरकार जैसे बाढ़, दंगा, आतंकवादी हमला या इमरजेंसी लगने पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे आर्टिकल 280 वित्त आयोग। इसमें क्या है, वित्त आयोग। और फिर देखिए 300 का अर्थात या 300 का ए, आर्टिकल 300 का ए संपत्ति का अधिकार। मैंने पीछे बताया था आपको, वहां से हटा दिया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए बात करेंगे भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य 301 से 307 आर्टिकल काम करते हैं। इसमें एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 301, भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। हम कहीं भी भारत के अंदर जो है व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे भाग 14 में, भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, 308 से लेकर 323 तक इसमें आर्टिकल है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है वो समझिए। देखिए आर्टिकल 312 कहने का मतलब 312 अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवा का सृजन। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन, इसका जो काम होता है अखिल भारतीय सेवा का, वो काम होता है देश की एकीकृत प्रशासन को सुनिश्चित करती है। ठीक है, जैसे IAS है, IPS है, IFS है, ये सारी चीजें जिसमें सरकारी नीतियों का जो है प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन और कानून, दूसरा प्रवर्तन और वन एवं पर्यावरण का प्रबंधन शामिल होता है। ठीक है, अनुच्छेद 315 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो ये दोनों है पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें UPSC और PCS की चर्चा की गई है। ठीक है, फिर देखिए भाग 14 का ए या का अधिकरण है इसमें 323 ए से 323 बी में। तो 323 का ए अर्थात न्यायाधिकरण होता है, ट्रिब्यूनेट। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे अनुच्छेद 324, लेकिन ये भाग कौन सा है प्यारे बच्चों, तो ये भाग है आपका 15। इसमें जो है निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछता है कि निर्वाचन का जो है वर्णन किस भाग में किया जाता है। तो निर्वाचन का वर्णन जो है भाग 15 में किया जाता है। इसमें 324 से 329 आर्टिकल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 324 आर्टिकल में प्यारे बच्चों चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा है, तो आप कह सकते हो कि चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। फिर देखिए बात करेंगे अनुच्छेद 329 आर्टिकल, निर्वाचन के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, कहाँ चुनौती नहीं दे सकते, आप कह सकते हो न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, देखिए भाग 16 की बात करेंगे,
कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और संबंध, ठीक है। ये 330 से लेके 342 आर्टिकल तक हैं, ठीक है। इसमें जो है आर्टिकल आपका 330 कार्य करता है, जैसे लोकसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे, जो आप रट लीजिए इनको, और मैं तो कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो क्या कहा मैंने अनुच्छेद 330 में, लोकसभा में SC और SC ST की जो सीटें हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल 331, लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो अब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, जो आपके 104वें कौन से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम कब, तो 2019 में हटा दिया गया था पूर्ण रूप से, सही है, कब, तो 2019 में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए अनुच्छेद 332 क्या कहता है, तो विधानसभा में SC ST, ठीक है। अनुच्छेद 333 में विधान सभा जो है आपका, इसमें जो है एंग्लो इंडियन, तो ये भी अब खत्म हो गया, एंग्लो इंडियन तो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, इसमें SC आयोग का मतलब सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, पहले आप ये समझ लो। SC आयोग का मतलब किससे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, ठीक है। तो है किससे, ये समझो आप थोड़ा सा। SC आयोग का मतलब जो आर्टिकल 338 है उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अर्थात NCSC इसका पूरा नाम है, क्या नाम है, NCSC। क्या बताया मैंने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करता है, जो अनुसूचित जातियों के कल्याण, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करने वाला एक संवैधानिक निकाय है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए आर्टिकल जो है 338 का A या का कह सकते हो आप, ST आयोग, इसमें जो है NCST है, इसमें क्या है, तो NCST है, ठीक है, इस वाले में। अब देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, जो अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक और सामाजिक आर्थिक कल्याण की निगरानी और समीक्षा करता है। तो ये दोनों आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, NCSC और NCST। SC का मतलब क्या होता है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और ST का मतलब क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब्स। 340 अदर बैकवर्ड कास्ट अर्थात OBC आयोग का वर्णन किया जाता है। सबसे ज्यादा कास्ट अगर पूछे किसमें आता है, तो OBC में ही सबसे ज्यादा कास्टें आती हैं। क्या बताया मैंने, अदर बैकवर्ड कास्ट अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो बात की गई है प्यारे बच्चों, वो आपके अनुच्छेद 340 में की गई है। चलिए देखिए भाग 17 राजभाषा का वर्णन किया गया, 343 से 351 तक इसमें जो है बातें की गई हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी, ठीक है, राजभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास का वर्णन किया गया। तो दोनों जो आर्टिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, सही है। आगे देखिए भाग 18 की बात करें तो इसमें आपातकाल आता है, ठीक है, आपातकाल। देखिए आपको वो दिन याद होगा कौन सा, तो आपको हो गया 26 अक्टूबर, कब का, तो 26 अक्टूबर, और जो सन थी वो 1962, ठीक है, 26 अक्टूबर 1962, और यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो पहली बार जो है 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत, किसके तहत, यहाँ देखिए जो आर्टिकल 352 है, अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया। ये आपातकाल 10 जनवरी 1968 तक चला था। इसके बाद भी आपातकाल लगे हैं, जिनमें 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान, ठीक है, 1975 से 77 के तहत जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लगाए गए आपातकाल शामिल है। बहुत सारे आपातकाल लग चुके हैं, ठीक है, पहला आपको याद रखना है। तो आपातकाल आपने समझ लिया। 352 में मैंने बताया राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 में लगाया जाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब मैंने आपको बताया युद्ध की ऐसी कोई स्थिति होगी तो आपको ये समझ सकते हो। आर्टिकल 356 ये राजकीय आपात है, सही है, इसको बढ़िया तरीके से समझो। आर्टिकल 356 होगा राजकीय आपात को। देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित होते हैं, ठीक है, और जो तब तक लगाया जा सकता है जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक रूप से काम करने से असमर्थ होती है, ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं। तो याद रखना कि ये जब राज्य की सरकार फेलियर हो जाती है, ठीक है, राज्य की सरकार जो है फेलियर हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा लगा दिया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा लगा दिया जाता है, ठीक है। वहीं बात करें अनुच्छेद 360, ठीक है, जो ये जो वित्तीय आपात है ये किससे संबंधित, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत में वित्तीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल 360 है, जो राष्ट्रपति को ये घोषणा करने का अधिकार देता है कि ये देश की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में
तो वे वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। इस घोषणा के बाद इसे 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है। तो ये बात आप कह सकते हो, ये घोषणा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता जो है खतरे में है। ठीक है। भाग 19 में प्रकीर्ण आता है बच्चों, जिसमें आर्टिकल 361 से 367 हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक आर्टिकल बता दूं, मान लो 361 आर्टिकल आप देख लो। कौन सा आर्टिकल? तो 361 आर्टिकल आप समझो। प्रकीर्ण में बता रहा हूँ। देखिए 361 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके पद पर रहने के दौरान सिविल और आपराधिक कार्रवाई से छूट देता है। ठीक है। ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कानूनी उत्पीड़न या अनुचित हस्तक्षेप का सामना न करना पड़े। अर्थात आप ऐसा कह सकते हो कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती और ना ही उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई वारंट जारी किया जा सकता। अपराध उनका चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत कृत्यों से संबंधित सिविल मामलों के लिए 2 महीने का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है, जिसमें मामले की प्रकृति और मांगे गए अनुतोष का उल्लेख हो कि भाई क्या रीजन है। ठीक है। तो ये आप कह सकते हो राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए आदेशिका अर्थात वारंट उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय से जारी नहीं किया जा सकता और ना ही करवाया जा सकता है। ठीक है। तो भाग 20 समझिए। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 जो है ये संविधान के संशोधन के लिए प्रेरित करता है। जैसे आर्टिकल 368 आता है इसमें आप समझ सकते हो कि इसके अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उस प्रक्रिया को संबंधित जोड़ किया है, जिसमें संसद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ सकती है या संशोधन या निरस्त कर सकती है। ठीक है। अगर मैं कहूँ तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत उपस्थित सदस्यों के 2/3 से पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है। तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, बात करेंगे भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है आपके 369 से 392 आर्टिकल तक हैं। जैसे अगर बात करो तो अनुच्छेद 369 आर्टिकल 369 राज्य सूची के विषय में संसद कानून बनाएगी। ठीक है। वहीं अगर बात करें तो अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर ले लो आप। ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि बात है 5 अगस्त 2019 की। कब की बात है? 5 अगस्त 2019 की। तो आप जानते होंगे 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो है पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। ठीक है। जिसके बाद जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और राज्य को भारतीय संविधान के तहत पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया। इस फैसले के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो है ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो। देखिए भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में